ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर लिया था, ठीक है। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए थे। ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे। मेरा ऐसा पाथ बनाया था और मैंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट बॉल है, मैं इसे ऐसे यहाँ फेंक रहा हूँ, तो ये ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाता है। तो ये जो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें रेंज देता है, ठीक है। उसके बाद ये कितनी ऊंचाई पर गया है ये हमें हाइट देता है, हाइट। और कितने टाइम तक ये ऊंचाई पर रहा है वो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देता है, TOF कह सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। इन तीनों का हमने फॉर्मूला देखा था। एक चीज और इसमें याद रख लेना कि ये जो पाथ बना था ना, पाथ, इस पाथ को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। तो कई बार पूछ देता है स्टेटमेंट में कि जो प्रोजेक्टाइल, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। हिंदी में पैरावलयाकार, हिंदी नहीं याद रखने का, पैराबोलिक याद रखने का, ठीक है। पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर दो लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये बॉल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये कर्व होते हुए जाएगा ना। ये पाथ क्या है, पैराबोला है। हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा पाथ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला, है ना, पैराबोला, ये पैराबोला। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है कौन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है। ओके, अब चलो हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क, वर्क, वर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्य। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स डॉट S कॉस थीटा। देखो, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और S ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम स्केलर और वेक्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। और मैंने बताया था जब भी कभी दो वेक्टर का डॉट होता है तो उससे बनने वाला जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, स्केलर होती है ना। जैसे फोर्स क्या है, ये भी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में हुआ डॉट, तो जो निकल कर आएगा वर्क वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क में पहली चीज क्या याद रखनी है कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसे होता है वर्क, वर्क कैसे आता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से बनता है वर्क। यानी अगर जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है और इसके पास बॉल है, ये बॉल को फेंकने के लिए एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और अभी ये बॉल की पोजीशन है ए, और ये बॉल यहां से चली गई कहां पे, बी पे, बी पे। देखो, तो ये जो बॉल था, इस बॉल का पोजीशन चेंज हुआ यानी यहाँ एस हो गया, और इसने कुछ फोर्स लगाया यानी एफ। तो इस एफ और एस के बीच में जो प्रोडक्ट निकला उससे क्या बना, क्या हुआ, एक काम हुआ, कुछ न कुछ काम तो हुआ कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या गया, बॉल उछल कर चला गया, यही क्या है, काम हो गया। तो काम का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। काम क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है, वर्क, वर्क का यूनिट होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो देखो, जैसे वर्क है F डॉट S कॉस थीटा। तो देखो, जो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क का जो यूनिट हो गया क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर।
अब कभी कभी इसे न्यूटन मीटर न लिख करके वर्क को लिखता है जूल। जूल तो वर्क का एक और यूनिट होता है क्या? जूल। जूल। और कभी कभी एग्जाम में और छोटा कर देता है, जूल की जगह दे देता है अर्ग। अर्ग क्या दे देता है? अर्ग। तो इसमें ना ये तीन वर्क के तीन यूनिट को याद रखना, क्या क्या? न्यूटन मीटर, जूल और अर्ग। अभी अगर मैं न्यूटन को तोड़ूंगा ना तो इसका और एक फॉर्म निकल जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं जब फोर्स पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि अच्छा ये कैसे आता है केजी मीटर। फिलहाल के लिए क्या याद रखना है? वर्क के तीन फॉर्मूले कौन कौन से? न्यूटन मीटर, जूल, अर्ग। अब देखो ये जो अर्ग है ये छोटी इकाई है। जैसे मैं कहूँ कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट है और मीटर लार्जेस्ट यूनिट है। तो वैसे ही अर्ग भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है और जूल लार्जेस्ट यूनिट है। यहाँ एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ये वैल्यू याद रखना, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछता है। समझ में आया? एक जूल की वैल्यू क्या है? 10⁷ अर्ग। वर्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर या जूल या अर्ग। न्यूटन मीटर या जूल या अर्ग। एक जूल बराबर कितने अर्ग? 10⁷ अर्ग। अब देखो वर्क का एक और फॉर्मूला है, वो मैं समझाता हूँ वो कहां से आता है। देखो पहला वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को एस लिखो या कभी कभी डी भी लिख देते हैं, एफ डी कॉस थीटा। तो वो तो समझ में आ जाएगा ना, डी हो या एस हो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। एम क्या है यहाँ पर? मास। मास। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एच क्या है? हाइट। हाइट। ठीक है, हाइट। हाइट। अब देखो कभी भी क्या ग्रेविटी चेंज हो सकती है अर्थ की? नहीं, कांस्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज हो सकता है? नहीं, मास भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर चेंज होने वाला क्या है? हाइट। हाइट। यानी अगर कोई काम किसी ऊंचाई पर हो रहा होगा, कोई काम किसी ऊंचाई पर हो रहा होगा तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? mgh वाला। जैसे जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बिल्डिंग। अब यहाँ से एक ट्रॉली लेकर के कौन चल रहा है? ये मजदूर है, ट्रॉली लेकर चल रहा है इस पे, कहाँ पर? जमीन पर। ठीक है, जमीन पर ट्रॉली को ढकेलते हुए लेके जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से एक मजदूर इस ट्रॉली को ऊपर की तरफ खींचने लगे, ठीक है, क्या करने लगे? ऊपर की तरफ खींचने लगे। बताओ, एक काम तो यहाँ हो रहा है जो जमीन पर हो रहा है ना, जमीन पर, और एक काम हो रहा है जिसमें हाइट इंक्लूडेड है h। तो जो काम जमीन पर हो रहा होता है वहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं पहला वाला, एफ डॉट डी कॉस थीटा या एफ डॉट एस कॉस थीटा। और जब काम किसी हाइट पर हो रहा होता है तब वहां पर हम क्या लगाते हैं? एम जी एच। एम जी एच। समझा क्या? समझा? ये वर्क के दो फॉर्मूले कब कब? हाँ, जब जमीन पर हो रहा हो तो एफ डॉट एस कॉस थीटा, और जब ऊपर हो रहा हो तो एम जी एच। एम जी एच। अब एफ डॉट कॉस थीटा पर वापस आते हैं, पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा तो समझते हैं कि ये क्या क्या कहता है। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। अब देखो इसमें अगर हम कहें इसमें तो यहाँ फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और एक वैल्यू है कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है?
-1 से 1 के बीच में ये घूमती रहती है। अगर मैं अच्छा बताओ, जीरो कब होता है? कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? अगर मैं थीटा 90 रखूंगा तो कॉस 0 कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, जीरो। और वहीं पर अगर थीटा में क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। और वहीं अगर थीटा में 180 रखूंगा तो कॉस 180 हो जाएगा -1। इतना दिमाग में तो क्लियर है। तो ध्यान में रखो जरा कि हमारा वर्क, देखो अगर मैं थीटा 0 कर दूं, थीटा 0, तो हमारा पूरा का पूरा वर्क 0 हो जाएगा। अभी मैं इसे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये कैसे होता है, कि हम काम तो कर रहे हैं बट काम 0 हो रहा है। हमें दिखाई दे रहा हम कर रहे हैं बट थियोरेटिकली वो 0 है ना? हाँ, तुमने जैसे कि दिन भर काम किया लेकिन तुम्हारा बॉस कहे थियोरेटिकली तो तुमने 0 काम किया, दिन जल जाएगा। तो फिजिक्स ऐसा ही है इसमें तुम्हें काम भी करवा लेगा लेकिन थियोरेटिकली ये भी प्रूव कर देगा कि तुमने काम ही नहीं किया है। चलो देखते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या कह रहा है कि यानी काम जो है, अगर काम जमीन पर हो रहा है तो उसमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एंगल किसके किसके बीच में होना चाहिए? तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का जो एंगल है वही डिफाइन करेगा कि हमारा काम पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या 0 हो रहा है ना? देखो, अगर थीटा 0 तो हमारा वर्क 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 0 हो गया तो 1 हो जाएगा। हाँ, अगर थीटा 0 तो कॉस 0 1, हमारा वर्क डन मैक्सिमम होगा FD, यानी ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, अगर थीटा 90 हो गया और कॉस 90 0, तो पूरा का पूरा वर्क हमारा 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 180 हो गया तो हमारा कार नेगेटिव में चला जाएगा, हमारा काम नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये पहले 0 वाला कंडीशन एक्सप्लेन करके इसको हटाता हूँ। ठीक है, जैसे तो कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इस पॉइंट ए से लेकर के तुम्हें चलना है चलना है चलना है और वापस इसी पॉइंट बी पर आ जाना है। ठीक है, तुमको किसी ने पनिशमेंट दिया कि 1 किलो का वजन उठा करके तुम इसका एक चक्कर मारो पूरा। ठीक है, एक चक्कर, और मान लो पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है, तुमको 1 किलोमीटर का चक्कर मारना है। तुमने 1 किलोमीटर चक्कर मारा, जिस पोजीशन से चले थे उसी पोजीशन पर वापस से आकर के रुक गए, तो क्या बताओ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर मैं कहूँ तो चेंज इन पोजीशन, सॉरी, है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में कहूँ कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है तो इसके बीच की दूरी तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम है, यानी यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क में मैं अगर पुट करूंगा तो मेरा टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 0। यानी अगर कोई सर्कुलर पाथ है और वहां पर काम कराना है तो प्रैक्टिकली काम तो होगा लेकिन थियोरेटिकली 0 होगा। समझ में आया ये? फॉर एग्जाम्पल कोई काम देखो, अभी तो बताया ना ये चल के आने वाला, जब अगर कोई रनिंग कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रनिंग कर रहा है तो प्रैक्टिकली वो रन कर रहा है, उसकी एनर्जी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन थियोरेटिकली वो काम 0 हो रहा है। जैसे कि किसी ने कहा कि ए से तुम कोई बोरी उठाओ, ठीक है, बोरी, और इसे लेकर के जाओ बी पर रखो, और उसे ये बात बताया ही न जाए कि जो ए है वही बी है। ठीक है, उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए और कह दिया जाए कि बी पर रख के आओ, तो दौड़ दौड़ के उस पाथ को फॉलो करेगा, और जब वो अल्टीमेटली रखेगा वहां पर और आंख की पट्टी खोलेगा देखेगा तो मैंने जहां से शुरू किया मैं वहीं पर आ गया। तो उसने कुछ काम किया, उसने प्रैक्टिकली तो काम किया कि वो 1 किलोमीटर चला,
वजन को उठा करके बोरी लेकर के गया, लेकिन थियोरेटिकली उसने वहीं से बोरी उठाया और वहीं पर रख दिया। काम क्या है? जीरो है। समझा? काम जीरो है। ओके, और समझते हैं और कैसे हो जाएगा। जैसे मान लो कि 3 केस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जमीन का स्ट्रक्चर बनाने दो। एक ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है। और मान लो कि ये कोई पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है और यहाँ भी, ठीक है। अब यहाँ कोई पर्सन है, यहाँ कोई पर्सन है जो इस पत्थर को ढकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सेम कोई यहाँ पर्सन है और ये भी इस पत्थर को ढकेलने की कोशिश करेगा, और सेम यहाँ पर भी कोई पर्सन है और ये भी इस पत्थर को ढकेलने की कोशिश, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पर्सन 1 है ये इतना ताकतवर है, इसने इस पत्थर को पूरी तरीके से हवा में उठा लिया है और उठा करके ये पॉइंट ए था यहाँ से ठेल दिया, ये पॉइंट बी पर चला गया, ठीक है। इसने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट था पत्थर ए से कहाँ चला गया? बी पर, ठीक है। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया, है ना, इसी डायरेक्शन में। तो अगर मैं कहूं जैसे ये है फोर्स का डायरेक्शन और ये ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? कुछ एंगल बन रहा है क्या? कहां से 45 का एंगल बनेगा भगवान। जैसे मैं कह रहा हूं कि देखो ये एंगल समझने के लिए ना फटाक से क्या बनाना चाहिए? कोऑर्डिनेट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है। देखो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ ए टू बी और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में गया, तो 0 ही तरफ जा रहा है ना, 0 से थोड़ा भी तो ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे मैं कहता अगर ये ऐसे गया फोर्स, या फोर्स ऐसे गया, या फोर्स ऐसे गया, तब तो कोई एंगल बनता। अगर डिस्प्लेसमेंट भी यही हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 0 है ना। और जब एंगल 0 होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 0 1 हो जाएगा। और जब कॉस 0 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा फोर्स वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ पर इसने पत्थर को ढकेल दिया और कुछ काम हो गया और हमारा जो वर्क रहेगा वो किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में। अब यही दूसरी सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कि ये जो पर्सन था, इस पर्सन ने उठाने की कोशिश करी इसको, इस पत्थर को, ठीक है, इस पत्थर को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये पत्थर इतना भारी था ये पर्सन ही ढकला के पीछे चला आया, ठीक है। यहाँ से ये ए था मतलब पत्थर, और ये पर्सन ने सोचा कि मैं उसको इधर ईस्ट में ढकेल लूं, लेकिन ये पत्थर ही इतना भारी था कि लुढ़क करके आ गया और पर्सन ए से बी पर चला आया। यानी अगर हम ये देखें, पर्सन का जो फोर्स है वो लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बनेगा? फटाक से बताओ। देखो 180 है ना, यहाँ पर ये है हमारा फोर्स और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है 180। जब थीटा 180 होगा, थीटा 180 होगा तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। यानी हमारा पूरा का पूरा वर्क किस में चला जाएगा? नेगेटिव में, माइनस में। यानी मैं काम करना चाह रहा था कि ये चला जाए ईस्ट में, इसने मुझे ही ढकेल दिया और कहाँ चला आया मैं? वेस्ट में, है ना। काम जो मैं करने गया था काम ही बिगड़ गया। मैं सोच रहा था पत्थर को ऊपर से फेंक दूं कोई नीचे मर जाए, मेरे ऊपर ही चढ़ गया, मैं ही मर गया, है ना। तो काम नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो काम भी नेगेटिव हो जाता है। अब सोचो तीसरा सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन, ये पत्थर इतना भारी है, मतलब समझ लो ये
इतना भारी है कि इस जो पर्सन है, पर्सन ये कोशिश तो कर रहा है कि इसको मैं ढकेल सकूं, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं कि इसे अपनी पोजीशन से हिला पाए। ठीक है, इसे अपनी पोजीशन से हिला पाए। इसने फोर्स खूब लगाया, खूब फोर्स लगाया, लेकिन इसका ये जो पोजीशन है वो अपनी ही जगह रहा, मतलब कि वहीं पर रुका रह गया, कहीं पर चेंज नहीं हुआ। और जब पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो यानी हम कहेंगे हमारा जो एस या डी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे वैल्यू डी डी मैं थीटा थोड़ी पूछ रहा हूँ। डी जीरो हो गया, और जब डी जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा? डी जीरो, वर्क क्या हो जाएगा? वर्क जीरो। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है, यहाँ पर तो कोई काम हुआ ही नहीं। इसने कोशिश करी लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ और काम हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर वर्क क्या हो गया? जीरो। ये तीन सिचुएशन समझ में आ गई कि हमारा वर्क जो होगा अगर जमीन पर है तो वर्क की तीन कंडीशन हो सकती है। वर्क में भी पॉजिटिव, वर्क में भी जीरो, और इट में भी नेगेटिव। इतना क्लियर? ठीक है, आप समझते हैं। जैसे एक और लाइव एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं, हम स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन पर पहले के आजकल भी मतलब लोग को कूली करते हैं। कूली पहले ज्यादा होता था ना, कूली वाला कूली। तो कूली क्या करता है? देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और मैं यहाँ कूली हूँ। कूली कूली लिया है बोझा, हमने कूली क्या लिया है? बोझा। और ये कूली आगे आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है, आगे आगे बढ़े जा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं एक लिखता हूँ पोजीशन ए और यहाँ पोजीशन बी, और इसके ऊपर है क्या? फोर्स लग रहा है ना? इसके ऊपर का फोर्स नीचे परपेंडिकुलर लग रहा है, और ये इसका डायरेक्शन, ये ये फोर्स, सामान का फोर्स लग रहा है नीचे की साइड, और ये इसका डायरेक्शन है आगे की साइड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है? 90। और जब थीटा 90 होगा तब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब कॉस 90 जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा। ये जीरो तो ये भी जीरो। समझ में आया कि नहीं? यहाँ यानी पूरी सामान तो लेकर के जा रहा है, एक काम तो कर रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। यही चाह रहे थे ना तू, कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें काम तो हो बट जीरो हो जाए। दिख गया ये? हाँ, तो पूरी जो सामान लेकर के जाता है वहां पर फोर्स का एंगल और उसके डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या रहता है? 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से थियोरेटिकली वर्क जीरो हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो काम करता है और अपने काम का ही पैसा लेता है। ठीक है, अब देखो, अब यही पुली आगे जा करके क्या कर चढ़ता है? ब्रिज पे चढ़ जाता है ना? ब्रिज पे चढ़ जाएगा। ये वाला ऐसा ब्रिज नहीं, ये नॉर्मल ये वाला ब्रिज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज पे चढ़ जाएगा और तुम्हारा सामान ऊपर लेके चला जाएगा। तो देखो, अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये जमीन को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? जब छोड़ रहा है तो बताओ, क्या यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं, यहाँ पर हम लगाएंगे mgh वाला फॉर्मूला। ठीक है, mgh वाला। और इस सिचुएशन में पुली के द्वारा किया गया काम काम कहलाएगा। समझ में आया? हाँ, तो इस सिचुएशन में पुली के द्वारा किया गया काम कहलाएगा। और वैसे भी अगर इस फॉर्मूले के जरिए देखें तो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब पुली चढ़ेगा, जैसे मान लो तो पुली जब आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा अपना सामान लेकर के, तो ये एक एक स्टेप ऊपर रखेगा, है ना?
अब ये एक स्टेप ऊपर रखेगा तो यहाँ हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का एंगल ये हो रहा है और फोर्स का एंगल ये लग रहा है, तो यहाँ क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? नहीं, ये 90 डिग्री से कम हो रहा है ना। मतलब कि देखो 90 डिग्री एसएम होता है और ये एसएम हो रहा है, तो यानी हो सकता है ये 45 का या 30 का या कुछ और एंगल बनेगा। और जैसे जैसे एंगल 90 से कम होता जाएगा वर्क हमारा पॉजिटिव में आता जाएगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो पुली काम कर रहा है वो थियोरेटिकली भी काम हो रहा है और प्रैक्टिकली भी काम हो रहा है। क्लियर? अच्छा, तो जो एमजीएच है ना, एमजीएच से जो काम होता है ना उसको कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे समझो एमजीएच, इसको कभी कभी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो दो चीज याद रखना, क्योंकि जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला एमजीएच ही होता है। अब इसका मतलब समझो कि कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पर है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पर, मान लो कि ये बालकनी है, ठीक है, और यहाँ से कोई बंदा है जो पत्थर लिया है, ठीक है, पत्थर, और यहाँ पर बालकनी है, यहाँ पर खड़ी है और ये इसके ऊपर गिराने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये पत्थर, देखो ये पत्थर अभी ऊपर लिया हुआ है क्योंकि ये पत्थर जमीन से ऊपर है, इसमें हाइट है ना, हाइट है। हाइट होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी आ गई है, उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाइट होने की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी है। अभी जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कई बार सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, आइंस्टीन ने कहा था इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, वो एनर्जी पढ़ेंगे। तो देखो जब ये पत्थर को ऊपर की साइड उठाया तो पत्थर में एक एनर्जी है, वो एनर्जी से क्या होने वाला है, काम होने वाला है, वो एनर्जी से काम होने वाला है। लेकिन पूछेगा कि इसमें कौन सी एनर्जी है, तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब एक पर्टिकुलर स्थिति में है। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बैठा हुआ हूँ एक पर्टिकुलर स्थिति में हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर स्थिति में हूँ, मतलब कि दौड़ना मेरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिति को, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही ये पत्थर रुका हुआ है, ये पर्टिकुलर स्थिति में है, पोटेंशियल है इसके अंदर कि अगर इस पत्थर को छोड़ा गया तो नीचे वाला पर्सन मर जाएगा। अब किसी को मार देना भी एक काम है ना, किसी को बचा लेना भी एक काम है। मान लो कि यहाँ से कूद गया और नीचे किसी ने इसको लपक लिया तो बचा लिया उसको, ये कूदा तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक आया, कुछ काम हुआ, किसी ने बचाया, वो भी काम हुआ। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो खाली इतना बात याद रखना कि कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें हाइट हो, जो जमीन से ऊपर हो, उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो रुका होना चाहिए। जैसे तेरे यहाँ पंखा है, पंखा तेरे फ्लोर से हाइट पर है, क्या वो पंखा रुका हुआ है? नहीं, वो चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो देखो क्योंकि वो हाइट पर है, हाइट पर होने की वजह से उसमें एक है पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए खाली इतनी चीज याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर है तो उसके अंदर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। जमीन से हाइट पर है तो उसके अंदर क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा काम हो सकता है, वो काम चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, लेकिन काम हो सकता है। मान लो जो पंखा सीलिंग फैन सीलिंग पे लगा हुआ है, अगर टूट के तेरे ऊपर गिर जाता है तो कुछ काम होगा कि नहीं तेरे साथ? होगा ना। वही चीज हर एक ऑब्जेक्ट जो हाइट पर रहता है उसमें क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, और उसके जरिए काम होता है। जैसे जब हम लोग ये अपना घर बनवाते हैं, घर में जो बाथरूम होता है, बाथरूम में ऊपर हम लोग टंकी रखते हैं, है ना, ऊपर टंकी रखते हैं, क्योंकि इस टंकी का पानी जमीन से ऊपर है
तो इस टंकी में कौन सी एनर्जी स्टोर रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम लोग वो नल खोलते हैं तो उससे पानी नीचे आने लगता है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कंसेप्ट की बात क्या है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन से ऊंचाई पर रहती है उसमें कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। और उसके जरिए क्या होता है? काम। काम, ठीक है। तो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दोनों इक्वल ही हैं। समझ में आ रहा है क्या? वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल ही हैं। पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा किया गया काम कहो या काम के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी कहो, ठीक है। दोनों वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों ही सेम होता है। तो हमने अभी यहाँ पर क्या समझा? हमने पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा कंसेप्ट समझ लिया है। अब जब एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि अच्छा पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ कहाँ स्टोर रहती है, हम उसे कैसे देख सकते हैं, ठीक है। पंखा है तो पंखा हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो चल भी रहा है तो उसमें एक और एनर्जी है। तो जब दो एनर्जी कंबाइन हो जाते हैं तो उसे एक तीसरी एनर्जी बन जाती है। वो हम एनर्जी वाले चैप्टर में देखेंगे। ना क्लियर है? ओके। पहले बता, अभी हमने क्या पढ़ा? वर्क। वर्क वर्क का पहला फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। वर्क स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर। वर्क का दूसरा फॉर्मूला एम जी एच। पहला फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा? जब भी काम जमीन पर होगी, ठीक है, जमीन पर होगी। और दूसरा फॉर्मूला कब लगेगा? जब हाइट पर होगा। जब हाइट पर होगा, ठीक है, हाइट पर होगा। अच्छा, अगर मैं कहूंगा कि जमीन यहाँ नीचे से, मान लो तालाब है, पॉन्ड है, और यहाँ से बिल्डिंग पर पानी चढ़ाना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला या दूसरा? एमजीएच, ठीक है, एमजीएच। कैसे पता करेंगे? सीधा देखने का, हाइट है क्या, एमजीएच लग जाएगा। हाइट है क्या, एमजीएच लग जाएगा। समझा? ओके, ठीक है, ओके। क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है? जीरो हो सकता है? बताओ पॉजिटिव किस सिचुएशन में होगा? एंगल जीरो, यानी हम सिंपल कर सकते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो। ऐसे भी पूछ सकता है ना थियरी बना करके कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क क्या होगा, है कि नहीं? हाँ। और जीरो कब होगा? जीरो जब एक सिचुएशन, दो सिचुएशन है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या एंगल 90 डिग्री हो, है ना? हाँ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है तो भी वर्क जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क जीरो। ना क्लियर हुआ? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हो जाएगा ना, बहुत इजी सा है, ठीक है। चलो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। जैसे कहता है कि बाई अप्लाइंग 200 न्यूटन फोर्स, ठीक है, बाई अप्लाइंग 200 Newton force. An elephant displaced 10 meter. An elephant displaced 10 meter. 10 meter. Then find the work. Then find the work. Find out करो। देखो, अब इसमें तुरंत हम देखेंगे डेटा क्या दिया है। डेटा दिया हुआ है फोर्स, कितना है? 200 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट यानी एस दिया हुआ है, डी डिस्प्लेसमेंट को ना डी दिया हुआ है 10 मीटर। कह रहा है कि फाइंड द वर्क। अब उनको पता है कोई हाथी है
तो हाथी को ले जाएगा ऐसे ही जमीन पर, है ना, इधर से इधर हाथी डिस्प्लेस हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो हम कहेंगे भाई वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। और जब कभी थीटा नहीं दिया रहता है तो हम मान लेते हैं कि थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, अगर हाथी को खींच रहे हैं तो इधर ही डायरेक्शन में फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट में इधर ही डायरेक्शन में हुआ है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, एंगल 0 है, कॉस 0 1 होता है। बस यहाँ पर पुट कर दो 200 10 इक्वल टू 2000, क्योंकि ये न्यूटन है मीटर है तो लिख दो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। कितना क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 kg राधा, 30 kg राधा क्लाइम 20 स्टेप्स, क्लाइम 20 स्टेप्स। 20 स्टेप्स मतलब 20 सीढ़ी चढ़ रही है ना। each step have height 2 meter, then find work, क्वेश्चन समझ में आया ना? क्या का क्वेश्चन है कि जैसे राधा है उसको सीढ़ी पे चढ़ना है, ठीक है, तो सीढ़ी पे चढ़ रही है, राधा का वजन कितना है, 30 केजी, 30 केजी उसका वेट है, मतलब मास है, और वो कितनी सीढ़ी चढ़ी, 20 सीढ़ी, है ना। तो बताओ फटाक से निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्योंकि ये जमीन से ऊपर वाला सिचुएशन है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा mgh वाला, है ना। तो हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू mgh, मास दिया है 30 केजी, तो रख दो 20, ग्रेविटी हम लोग सॉल्व करते टाइम ले लेते हैं 10, और हाइट दिया है 2 मीटर हर एक सीढ़ी का, और चढ़ रही है वो 20 सीढ़ी, तो हम लिख देंगे 20 उड़ते 2, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 शून्य और 20 दूनी 40, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 12, 1 2 3 जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा वर्क, और वर्क से रिलेटेड दो जो इक्वेशन का फॉर्मूले और उसके बेस पर ये मिले। तो वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट